दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है नई दिशा। चाय की चुस्कियों के साथ खुद को पुनः तरोताज़ा महसूस करते हुए इंटरव्यू पैनल की ओर मुखातिब होते हुए सीमा बोली, इस पद के काबिल बंदा अब तक नहीं मिला। अब तो केवल कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। चलो अब इनको भी देख लेते हैं। सभी सदस्यों ने इस बात से इत्तेफाक रखते हुए सहमति में सिर हिला दिया। अगले उम्मीदवार विजय वर्मा ने आते ही अपना परिचय दिया और वह अनायास जाने क्या हुआ, वो थोड़ा सा सहम गया। उसका गला सूखने लगा और उसने अनुमति लेकर टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। फिर खुद को संभालते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया ठीक ठाक पूरी कर दी उसने। असहज होने के बावजूद दूसरे सभी उम्मीदवारों की अपेक्षा उसने सवालों के जवाब सहजता से और सही दिए। यह नौकरी बेहद ज़रूरी थी उसके लिए। माता पिता, पत्नी और एक बच्ची की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। इन उत्तरदायित्वों के चलते कुछ लापरवाहियाँ हुई उससे और पिछली नौकरी से उसे हाथ धोना पड़ा। उसकी योग्यता के हिसाब से बेशक यह नौकरी छोटी थी, परंतु तय वेतन इतना तो था ही कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम था। साक्षात्कार खत्म होने के बाद भी बदहवास और बेहद घबराया सा था वो। जाने क्यों हाथ में आने से पहले ही जाती प्रतीत हुई उसे ये नौकरी। भारी कदमों के साथ घर के लिए रवाना हुआ और अनमना सा जाकर बैठ गया बस में। बस की खिड़की के पास सिर टिकाकर सड़क ताकने लगा, मगर चित्त कहीं और भटक रहा था उसका। तभी बस चल पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो लंबी चौड़ी सड़कें, चारों दिशाएं सब अचानक उसके संग चलने लगी हैं। बस के बड़े बड़े घूमते चक्कों के साथ खुद भी घूमता हुआ पहुंच गया अपने भुला चुके अतीत में। नए साल का जश्न दोस्तों और अपनी मंगेतर के साथ मनाकर लौट रहा था वो। मंगेतर के लाख मना करने के बाद भी दोस्तों के कहने में आकर कुछ ज़्यादा ही पी ली थी उसने। पार्टी में सारे दोस्तों ने एक सुर में कहा, अरे यार, अब तो जल्दी तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू भी और पतियों की तरह पत्नी के पल्लू से बन जाएगा। दोस्तों के साथ आज तो अपनी होने वाली शादी और ख़त्म होने वाली आज़ादी को खुल कर सेलिब्रेट कर ले मेरे दोस्त। उसके बाद तो विजय ने मंगेतर की एक न सुनी। नतीजा ये था कि अब वो ठीक से ड्राइव करने की हालत में भी नहीं था। उसकी मंगेतर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो आकुल हो गई और उसने विजय से कहा भी, विजय, तुम्हें दोस्तों के साथ ड्रिंक ही करना था तो मुझे साथ लाने के लिए मेरे घर पर सबको इतना मजबूर क्यों किया? वैसे ही बहुत देर हो रही है, पापा का फ़ोन भी आ चुका है कई बार। अगर इस हालत में तुम्हें देखा तो क्या सोचेंगे वे? तुम मेन गेट से ही वापस चले जाना। अभी यह कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली ही थी कि उनकी बाइक सड़क के किनारे रुके हुए एक ट्रक से जाकर जोर से टकरा गई। कोहरे और धुंध में कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी मंगेतर छटक कर सड़क के बीचों बीच जा गिरी। तभी पीछे से आ रही एक ट्रक ने दोनों को गंभीर चोटें आई थी। मजबूरी में उनकी शादी स्थगित करनी पड़ी थी। अकस्मात उसकी स्मृति की लड़ियां बस के ब्रेक से उत्पन्न झटके से टूटकर बिखर गई। क्या सच में वो सीमा ही थी? अपनी आंखों देखी पर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था उसे। लगभग 6-7 साल बाद आज उसने सीमा को देखा था। वह फिर से विचारों की कड़ियाँ पिरोने लगा। कोई इतना भी कैसे बदल सकता है? वो तो हमेशा सहमी सी, सकुचाई सी रहती थी। आज उसका एकदम नया, अलग, बिंदास और आत्मविश्वास से सराबोर रूप उसे हैरत में डाल रहा था। फिर कुछ स्मरण करके आश्चर्यचकित रह गया। उस दुर्घटना के बाद तो वो अपना एक पैर भी गंवा चुकी थी। अचानक बस रुकी और वो दुखी मन से आगे का सफ़र पैदल तय करते हुए घर की ओर बढ़ गया। इधर इतने सालों बाद विजय को देखकर सीमा के दर्द भी हरे हो गए। मन की पीड़ा ज़्यादा ही असहनीय होती जा रही थी, इसलिए वह घर वापस आ गई। एकांत पाकर जब वो बैठी तो जिंदगी की किताब के पन्ने एक एक करके आंसुओं के साथ उसका दामन नम करते हुए खुलने लगे। उसे नए साल का वो मनहूस दिन बिसराए नहीं बिसरता है
तूफान की तरह जो आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जब थमा, सब कुछ बदल चुका था, यहाँ तक कि अपने लोग भी मुंह फेर चुके थे उससे। ज़िंदगी की कड़वी हकीकत से सामना बहुत ही छोटी उम्र में ही हो गया था उसका। ज़िंदगी ने सब कुछ छीन लिया। एक दिन में लोगों को बदलते देखा था उसने। आज भी भली भांति याद है उसे। हादसे के बाद उसके भावी ससुराल वालों को उसकी लेश मात्र भी परवाह नहीं हुई थी। वहाँ से कोई भी उसका हालचाल पूछने तक नहीं आया था। वक्त के साथ धीरे धीरे विजय स्वस्थ होने लगा और वह भी संभलने लगी। लेकिन शुरू में विजय का फ़ोन एक आध बार आया, मगर अब तो कुछ दिनों से उसकी भी कोई खबर नहीं मिली थी। सीमा के माता पिता के मन में बुरे बुरे ख्यालात पनपने लगे। उसकी माँ ने पिता से चिंता व्यक्त की, अब हमें सीमा की शादी के लिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप आज ही उसके भावी ससुराल जाकर दोनों की शादी की बात फिर से कीजिए। सीमा के पिता ने दोनों के विवाह की बात विजय के माता पिता के समक्ष फिर से दोहराई। इस पर विजय की माता जी भड़क कर बोली, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी अपाहिज। सीमा के पिता पर अपनी फूल सी नाजुक बच्ची के लिए अपाहिज शब्द के संबोधन से ही बेहद दर्द हुआ और खुद को संभालते हुए वे बोले, आप ऐसा ना कहें। यह रिश्ता अगर टूट गया तो सीमा, जिसने अब तक खुद को किसी तरह बांध कर रखा है, पूरी तरह बिखर जाएगी। मुझे इससे क्या लेना देना? आपकी बेटी है, आप जाने। मेरे परिवार को इसमें ना घसीटे। जब सगाई हुई थी हालात और थे। मैं उसे इस हाल में अपने घर की बहू तो बिल्कुल नहीं बना सकती। अब तो आप उसकी शादी के लिए उसके ही जैसा अपाहिज लड़का ढूंढिए। बड़ी ही निर्दयता और निष्ठुरता के साथ वे बोली। सीमा के पिता विनम्रता पूर्वक बोले, नए साल की रात उस दुखद दुर्घटना में जिसकी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया, आपके बेटे विजय का ही हाथ था। अगर वो उस दिन ज़्यादा ना शराब पीता तो ये सब ना होता। यह बात तो रिपोर्ट में भी सभी के सामने आ चुकी है। तिलमिलाते हुए विजय की माँ बोली, हाँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अपने बेटे की एक छोटी सी गलती को इतनी बड़ी सज़ा दे दूँ कि उसे आपकी अपाहिज बंद करिए। मेरी बेटी को यूं बार बार अपाहिज कहकर बुलाना। अचानक सीमा के पिता गुस्से में आ गए। उनके लिए यह सह पाना असहनीय हो गया और वे बिफर पड़े। आप लोगों से इंसानियत की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। आप तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जो दूसरे इंसान की पीड़ा भी न समझे, वो इंसान कैसा? कल अगर शादी के बाद मेरी बेटी के साथ ये दुर्घटना घटती, तब भी आप सबका रवैया ऐसा ही रहता। अपनों के ऐसे ही बर्ताव से और भी ज़्यादा टूटकर बिखर जाती तब मेरी बच्ची। सीमा के पिता पुरुष होते हुए भी अपनी वेदना छुपा न पाए और उनकी आंखें छलक पड़ी। इसके बाद वे एक पल भी वहाँ नहीं रुके और चुपचाप घर वापस आ गए। अपने पिता की सूजी लाल हो चुकी आंखें और झुकी नज़रें देखकर सीमा को समझते देर ना लगी कि वहाँ क्या घटा होगा। उसने फिर कभी अपना दर्द अपने माता पिता के आगे प्रकट ही नहीं होने दिया। उसे खुद को बैसाखियों पर देखकर भी इतनी पीड़ा नहीं होती थी जितनी अपने माता पिता के उदास चेहरा देखकर होती थी। उसने एक रोज़ फैसला किया कि वो अपनी नीरस और दिशाहीन हो चुकी ज़िंदगी को नई दिशा देते हुए कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके माता पिता का सिर समाज में गर्व से ऊंचा हो जाए। सबसे पहले उसने अपने लिए कृत्रिम पैर बनवाए, जिसकी मदद से वह काफ़ी हद तक अपनी रोज़मर्रा के काम सुचारू रूप से करने लगी। फिर उसने रात दिन एक करके पढ़ाई करते हुए एक प्रतिष्ठित संस्थान से MBA किया। उसके बाद एक कंपनी में अच्छे पद पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अभी भी अपना संघर्ष जारी रखा। परिश्रम और लगन के बल पर कुछ विभागीय प्रमोशन उसकी झोली में आते गए। फलस्वरूप एक दिन उसी कंपनी के HR विभाग में सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गई। यहीं पर उसकी मुलाकात अपने सहकर्मी सुमित राय से हुई, जो स्वभाव का बहुत ही सरल और शालीन था। सुमित जीवन के प्रति
सीमा के आशापूर्ण नज़रिए से बेहद प्रभावित था और मनी मन उसे चाहने भी लगा। एक दिन उसने सीमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। सीमा किसी की सहानुभूति नहीं लेना चाहती थी। उसने सुमित से कहा, मैं अभी शादी के लिए खुद को पूरी तैयार नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। सुमित ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकती हो, मुझे तुम्हारी हाँ का इंतज़ार रहेगा। क्या हुआ बेटा, आज जल्दी कैसे वापस आ गई? सीमा के पापा ने कमरे की लाइट जलाते हुए सीमा से पूछा। तेरे ड्राइवर ने बताया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हुआ है क्या? वे बहुत चिंतित लग रहे थे। सहसा सीमा अतीत के डरावने और भयानक पन्नों से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ खास नहीं पापा, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहकर उसने पापा की गोद में अपना सर रख दिया। आंखों के कोनों से बहकर आंसू पापा के हथेली पर जो गिरे तो वो विचलित हो उठे। आज किस बात ने मेरे शेर की आंखों में आंसू ला दिए? ज़रूर किसी ने तुझे आहत किया है, मगर तू तो अब समझदार हो गई है ना, फिर ये आंसू कैसे? सीमा ने सुबह की इंटरव्यू वाली बात पापा को बताई। सारी बात सुनने के बाद पापा ने परामर्श दिया, तुम्हें जो सही लगे वही, तुम अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाओ। अगर वो इस जॉब के काबिल है तो उसे इस हिसाब से रिमार्क्स दो, नहीं है तो उस हिसाब से तुम अपना काम करो, ऊपर वाले को अपना काम करने दो। पापा के मशवरे ने उसे सही रास्ता दिखा दिया। कुछ दिनों बाद विजय के पास फ़ोन आया कि उस पद के लिए उसका चयन हो गया है। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तयशुदा दिन वो ऑफिस पहुंचा। सीमा के चैम्बर के बाहर अपॉइंटमेंट लेटर लेकर उससे मिलने का इंतज़ार करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद सीमा ने उसे अपने ऑफिस में अंदर बुलाया। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ और सच मानो तो तुम्हारा बड़प्पन देकर आज खुद को और भी नीचा महसूस कर रहा हूँ। उसकी आंखें नम हो आई। सीमा से मिलते ही क्षमा याचना करते हुए वो बोला। सीमा अवाक सी उसे सुनती रही। शायद वो उससे कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वेदना और पीड़ा की विशाल चट्टान पर मूर्ति बनी बैठी थी वो। तुम्हारे पिता ने सही कहा था, हमें तब तुम्हारा दर्द समझ नहीं आया, पर अब मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि नियति की पाठशाला ने हमें जीवन का सही सबक सिखाया। अचानक उसकी कुछ सूखी आंखों में आंसू फिर तैर गए। उसकी आवाज़ कांपने लगी। तुम्हारे साथ हुए हादसे के लगभग 2 वर्ष बाद ही मेरी शादीशुदा बहन की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई और उसको भी अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। तब माँ को आभास हुआ कि शायद अब उनकी अपाहिज हो चुकी बेटी की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वो कुछ रुककर खुद को संभालते हुए आगे बोला, लेकिन माँ की आशंका के विपरीत दीदी के ससुराल वालों ने उदारता की बड़ी मिसाल कायम की। उन लोगों ने मेरी विकलांग बहन और उनके बच्चों को इस दुख की बेला में अपनी पीड़ा बिसरा कर न केवल सहारा दिया, बल्कि बेटी की तरह उनकी देखभाल भी की। आज वे पूरे सम्मान के साथ अपनी ससुराल में रह रही हैं। आज माँ ही नहीं, हम सब अपने किए पर बहुत बुरी तरह शर्मिंदा हैं। कई बार सोचा भी मैंने कि तुम्हें इस बारे में बताऊं, तुमसे मिलकर माफ़ी मांगूं, पर हिम्मत नहीं जुटा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बेझिझक छलक पड़े, जिन्हें वह बहुत देर से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से सख्त और अंदर ही अंदर दर्द और भावनाओं का समंदर समेटे हुए वो विजय को आश्वस्त करते हुए बोली, आपको आपकी नौकरी आपकी योग्यता की वजह से मिली है मिस्टर विजय। आप अपना काम संभालिए और ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए। विजय को यूँ लगा मानो कोई आराध्य मूर्ति वर्षों बाद एकाएक बोल पड़ी हो। थैंक यू मैडम, कहकर विजय बाहर चला गया। आज विजय को इस हाल में देखकर उसे इस बात की तसल्ली हुई कि कम से कम उसे न्याय मिला और उसके साथ
कुछ भी गलत नहीं हुआ, अपने किए पर पछतावा तो हुआ, उसे कम से कम उसने किसी इंसान का दुख देर से ही सही आखिर समझा तो यही क्या कम है। अन्यथा लोग गलतियां करने के बावजूद जीवन भर यही नहीं समझ पाते कि उन्होंने गलती। आज बरसों का गुब्बार, तिरस्कार की पीड़ा और क्रोध की अग्नि सब एक साथ शांत हो गई और उसकी पीड़ा काफ़ी कम हुई। एक ओजस्वी मूर्ति ने बिना किसी आहट के एक निर्मल स्त्री का रूप धर लिया। तभी सुमित ने उसके चैम्बर में प्रवेश किया। अपने चेहरे की संतोषप्रदता, सौम्यता और मनोरमता के साथ आज उसने सुमित से यह कह ही दिया, सुमित, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।